चलिए लास्ट क्लास में हमने डेमोग्राफिक प्रोफाइल का टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। इसी को कंटिन्यू करते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको बताया था कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल का क्या मतलब होता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है जब हम किसी देश के पॉपुलेशन या पॉपुलेशन से रिलेटेड एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो वो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल का पार्ट होता है। तो हम यही देखने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे देश की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, जिसमें हमने रिलेटेड एग्रीगेट्स जो थे यानी पॉपुलेशन से जुड़ी हुई जो चीजें थी वो हमने कवर कर ली थी। बेसिकली इसमें आपके बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ये सारी चीजें आती हैं। और ये सारे रिजल्ट्स हमारे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे। डिसअपॉइंटिंग इसलिए थे क्योंकि जो चीज ज्यादा होनी चाहिए थी वो बहुत ही कम थी, जैसे कि लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो चीजें कम होनी चाहिए, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये बहुत ही ज्यादा थी। इसके बाद अगली चीज हमारी आती थी, पॉपुलेशन के बारे में जानना चाह रहे थे हम। यहां पे आपको हेडिंग दी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज इन ट्रेंड। जब किसी चीज में चेंज हो, किसी ट्रेंड में चेंज हो जाए, उसे ट्रांजिशन कहते हैं कि बदलाव आ गया। तो इस पॉइंट में हम ये देखेंगे कि हमारे पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। और ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो पॉइंट है, ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 3 से 4 नंबर की वेटेज इसकी बन सकती है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब समझो पहले तो कि क्या कुछ चेंज हो रहा है। अब आप अगर बुक में देखोगे तो बुक में पॉइंट आपको दे रखे हैं 10, 11, 12 पॉइंट गिवन है बुक में। और नंबर कितने? 3 से 4। तो 3 से 4 नंबर के लिए 12 पॉइंट पढ़ना कोई समझदारी भरी बात तो है नहीं। तो मैं आपको इसको 3 स्टेजेस में बताऊंगा और उस 3 स्टेजेस में ये सारे काम पूरा कवर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन में बदलाव किस किस तरीके से आया। तो बदलाव देखने के लिए पहले तो शुरुआत देखनी पड़ेगी, उसके बाद पता चलेगा क्या कुछ चेंजेस हुए। तो शुरुआत है 1881 की। किस चीज की शुरुआत? हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग की। इंडिया में पहली बार सेंसस, सेंसस का मतलब जो जनगणना होती है, हर 10 साल में जनगणना होती है, इसी को सेंसस कहा जाता है। तो 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी और उस टाइम पीरियड के बाद से हर 10 साल बाद आपके देश में जनगणना होती है। जनगणना में पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से रिलेटेड और भी काफी जानकारियों का पता लगाया जाता है। इस हिसाब से थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटके बताऊं तो 2021 इस साल फिर आपका सेंसस का ईयर है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इस बार सेंसस डिजिटल सेंसस होगा। ये आपसे हो सकता है वाइवा में भी पूछ लें। अब तक तो क्या होता था, घर घर जाके डाटा कलेक्ट किया जाता था। इस साल पहली बार डिजिटल सेंसस होगा, ऑनलाइन डिटेल्स फिल करी जाएगी। तो ये डिजिटलाइजेशन की तरफ मूवमेंट है थोड़ी सी। तो देखिए सॉरी, पहला पॉइंट हमारा 1881 है। फर्स्ट जो पॉइंट आएगा उसमें आप बताओगे कि सेंसस की शुरुआत हुई 1881। ठीक है। इसके बाद दूसरा टाइम पीरियड आता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 1921। 1921 का जो साल है, इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। यह आप यहां देख सकते हैं। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से कई बार पूछा जा सकता है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा ईयर है। एक आप आगे चल के ईयर ऑफ डिवाइड भी पढ़ोगे, यह है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो आपसे पूछेंगे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बताओ कौन सा है
तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा, उससे पहले तीसरा जो इंपॉर्टेंट ईयर है वो देखो हमारे लिए 1951। आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हिसाब से ये 3 साल याद रखना, 81, 1921 एंड 1951, बस इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं। अब देखो क्या है ये। पहला पॉइंट, सेंसस की शुरुआत हुई 1881 में, यानी पहली बार जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। 1881 से लेके 1921 तक जो हमने दूसरा पॉइंट लिखा है, इसके बीच के दौरान हमारे देश में पॉपुलेशन का कोई फिक्स्ड ट्रेंड ही नहीं था, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कभी तो पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, कभी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती थी, कभी कम होती थी तो कभी बढ़ जाती थी, यानी फ्लक्चुएट हो रही थी बार बार 81 से लेके 21 तक। इन 40 सालों के दौरान कोई भी कंसिस्टेंट डाटा देखने को नहीं मिला। ना तो हम फिक्स्ड ये बता सकते कि हर साल हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ना ये बता सकते कि हर साल पॉपुलेशन घट रही है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, जिसमें आप लिखेंगे 1881 में सेंसस की शुरुआत हुई और यहां तक कोई भी फिक्स्ड ट्रेंड नहीं था, फ्लक्चुएशंस थी, पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी तो कभी कम हो जाती थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा 1921 आता है। इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले तक हमारी पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा थे। ये साल ऐसा था जिसके बाद एक कंसिस्टेंट राइज हुई हमारी पॉपुलेशन। इस साल के बाद से लगातार पॉपुलेशन बढ़ती ही गई, यानी हम एक फिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिल गया कि भाई पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, कंसिस्टेंसी आ गई हमारे ट्रेंड में। तो अगर आपसे पूछ ले ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा, 1921। क्यों? इसलिए क्योंकि इससे पहले प्रायर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट, जैसा आपका बुक में दे रखा है। आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इंक्रीज विद अ कांस्टेंट राइज, लगातार बढ़ती गई। इसके साथ एक पॉइंट और लिखोगे आप कि 1921 के बाद पॉपुलेशन लगातार बढ़ती तो गई और अब तक बढ़ी रही है, लेकिन 1921 से 51 के बीच में इन 30 सालों के दौरान पॉपुलेशन बढ़ तो रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी कि हमारे देश के लिए कोई चिंता की बात हो। यानी कि पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग बट नॉट इंक्रीजिंग विद एन अलार्मिंग रेट, यानी कि इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी कि खतरे की जो है घंटियां बजने लग गई हमारे देश के लिए। ठीक ठाक बढ़ रही थी, कोई समस्या वाली बात थी नहीं। दिक्कत आई 1951 के बाद। 1951 के बाद भी ये ट्रेंड चलता रहा लगातार पॉपुलेशन बढ़ने का, लेकिन ये जो राइज अब था, अब जो बढ़ोतरी हो रही थी, वो बढ़ोतरी अलार्मिंग रेट से हो रही थी। अलार्मिंग रेट से यानी कि बहुत ज्यादा, खतरे के अलार्म बजने शुरू हो गए थे अब अलार्मिंग रेट से। तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कि 1881 में सेंसस की शुरुआत हुई, कोई फिक्स डाटा नहीं था, कभी बढ़ती थी कभी कम होती थी। 1921 के बाद कांस्टेंट राइज होता गया, लेकिन कोई भी चिंता की बात नहीं थी, मिड टू मॉडरेट राइज ही था। समस्या आई 1951 के बाद जब पॉपुलेशन लगातार बढ़ती हुई और बहुत ज्यादा बढ़ती गई। 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए तो सफिशिएंट है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो हमें 1 पॉइंट और लिखना पड़ेगा, या फिर एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ इसका क्या असर पड़ा, इसके क्या इंप्लीकेशंस हुए, तो उसमें फिर आप ये 4th पॉइंट बताओगे। जब किसी देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है तो देश में मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट का बोझ बढ़ जाता है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, मैक्रो में पहली यूनिट में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब समझाया था। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन।
सरकार दो तरीके की इन्वेस्टमेंट करती है, एक होती है मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट, एक होती है ग्रोथ ओरिएंटेड या डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है ये समझो। देखो सरकार जब भी जीडीपी को देखती है या ये कहती है कि हमें जीडीपी बढ़ानी है, तो पहली चीज जीडीपी बढ़ाने का मतलब ये होता है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, कि जो प्रेजेंट लेवल है उस लेवल को तो एज इट इज मेंटेन करके चले। पहला काम सरकार का होता है कि जो फिलहाल हमारे देश की स्थिति है वो मेंटेन रहे, उसको अगर सरपास कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। तो सरकार ने जो कदम उठाए हैं, अब तक जो काम किया है, पहली जिम्मेवारी उनकी होती है उसे मेंटेन करने की। जैसे सरकार ने जो रोड्स बना दिए, जो डैम्स बना दिए, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, पहली जिम्मेवारी सरकार की है कि इन रोड्स की प्रॉपर मेंटेनेंस रहे, टूट फूट हो तो उन्हें सुधारा जाए, डैम्स को टाइम टाइम पे ठीक किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर मेंटेन रहे। सरकार ने जो देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तय कर दिया है, लोग उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नीचे ना गिरे, यानी कि जो रहन सहन उनका शुरू हो चुका है उस रहन सहन तक मेंटेन रहे। इतना कुछ करने के बाद अगर सरकार के पास पैसे बचते हैं तो फिर सरकार डेवलपमेंट करती है, फिर सरकार नए रोड्स बनाती है, सरकार नए डैम्स बनाती है, सरकार कुछ ऐसे खर्चे करती है कि लोगों का रहन सहन और बढ़े। अब समस्या क्या होती है, जब देश में ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये मेंटेनेंस वाले खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सब्सिडी आपको पता सरकार देती है, सब्सिडी एक मेंटेनेंस का ही खर्चा है कि लोगों को जो हमने बेसिक फैसिलिटी ये चाहते हैं हम कि भाई लोगों को 2 वक्त की रोटी मिले, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना है कि 2 वक्त की रोटी तो मिलनी चाहिए, तो वो सरकार की जिम्मेवारी है कि सबको वो मिले। तो सरकार का खर्चा किस में जा रहा है? उन लोगों का वो लेवल मेंटेन करने में जा रहा है। तो जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो सरकार के पास ज्यादा लोग होते हैं जिनकी देखभाल करनी है, ज्यादा लोगों की देखभाल करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च होता है, और जब सारा पैसा उनके मेंटेनेंस पे ही खर्च हो गया तो फिर देश को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए पैसा बचता नहीं है, जिसके कारण क्या असर पड़ता है, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। बैकवर्ड और स्टैग्नेंट का मतलब हमने इसी चैप्टर के शुरुआत में देखा था। स्टैग्नेंट का मतलब है जब देश में ग्रोथ ही ना हो रही हो या ना के बराबर ग्रोथ हो, और बैकवर्डनेस का मतलब होता है कि जिस लेवल पे हमें होना चाहिए उससे पीछे है, या हमारी कंटेम्प्रेरी कंट्रीज जो हैं वो हमसे बहुत आगे निकल गई है। तो 1951 के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन का मतलब एक किस्म से पॉपुलेशन का बम सा फट गया, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लग गई थी। तो आप ये 4 पॉइंट लिखेंगे, बल्कि 3 नंबर का है तब भी मैं कहता हूं 4 पॉइंट लिखो। किस तरीके से? पहला पॉइंट 81 का, 1921 का, 1991 का, लास्ट में एक कंक्लूजन करके ये लिख देना। अगर 4 का है तो 4 पॉइंट लिख के ही करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का टॉपिक। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब तक हमने देखो क्या क्या देखा है, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देख लिया कि आजादी मिली तब कैसा था, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लिया, फॉरेन ट्रेड देख लिया, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन देख लिए। अब 2 चीजें बचती है, एक तो ऑक्यूपेशन और एक इसके बाद हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इन दोनों में क्या कुछ स्थिति थी। तो जैसे हमने डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब समझा था, वैसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का समझ लो। देखो ऑक्यूपेशनल किस शब्द से बना है? ऑक्यूपेशन से। ऑक्यूपेशन मतलब रोजगार, काम। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारे देश की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ध्यान रखना टोटल पॉपुलेशन नहीं, वर्किंग पॉपुलेशन। अब वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है? ये वर्किंग पॉपुलेशन अच्छे से समझने के लिए हमें आगे इसमें एक चैप्टर और देखेंगे, उसमें इसको पढ़ेंगे आईडी में,
या फिर थोड़ा बहुत ये टॉपिक हम मैक्रो भी पढ़ते हैं। वैसे फिलहाल थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता दूं तो वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो किसी ना किसी काम में व्यस्त है, कुछ ना कुछ काम करता है। तो हमारे देश में वर्किंग पॉपुलेशन का कितना हिस्सा प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है? प्राइमरी सेक्टर आपको पता है, जो एग्रीकल्चर या रिलेटेड कामों के साथ जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर में जो कितना काम करता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में कितना काम करता है? तो अगर हम ये डाटा देखें, देखो ये आपको टेबल बना के गिवन है। और ये टेबल जितने भी हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं एक क्वेश्चन आपका ग्राफ या टेबल बेस्ड आता है, जिसमें आपको इस तरीके का टेबल बना के दे देंगे और ये कह देंगे कि बस इसको एनालाइज करो। बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या मिल सकता है कि आपको टेबल बना के दे दिया और बस ये कहा कि इसको एनालाइज करो। आपको वही चीजें वर्ड्स में लिखनी होती है। ऐसा क्वेश्चन एक आता है मिनिमम 3 से 4 नंबर का तो आता ही आता है, किस्मत अच्छी हुई तो 6 नंबर का भी आ जाता है। तो टेबल को समझना सीख लो अभी। तो प्राइमरी सेक्टर में उस टाइम पे यानी 1951, मैं आपको बता चुका हूं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वैसे तो इंडिपेंडेंस कब मिली थी हमें? 1947 में मिली थी, लेकिन जब हम बुक में पढ़ रहे हैं तो बुक में उसे 50s के अराउंड पढ़ रहे हैं, क्योंकि 51 में फिर कुछ चेंज हुआ था, वो देखेंगे बाद में क्या चेंज था। तो यहां बताया है कि 1951 में क्या स्थिति थी। तो प्राइमरी सेक्टर 72.7%, सेकेंडरी सेक्टर 10%, टर्शियरी सेक्टर 17.2%। ये डाटा गिवन। इसका मतलब अगर हमारे देश में 100 लोग काम करने वाले हैं तो उसमें से 73% का मतलब समझते हो आप? लगभग 3/4, हर 4 में से 3 व्यक्ति खेतीबाड़ी में ही जुड़े हुए थे। केवल और केवल 10%, इसका मतलब 1/10, हर 10 में से केवल एक व्यक्ति इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करता है, जबकि 17%, लगभग 1/6 हो गया ये आपका, हर 6 में से एक व्यक्ति टर्शियरी सेक्टर में काम करता है। अब ये जो डाटा है ना 72.7%, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। आप कई जगह देखोगे ये डाटा आपको 73 भी लिखा हुआ मिलेगा, हो सकता है कई जगह 75 भी मिल जाए। सेकेंडरी सेक्टर का कई जगह 9% लिखा हुआ मिलता है। तो 9 और 10 में तो ज्यादा फर्क नहीं है, 72, 73, 75 में भी ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जब अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने पहली क्लास ली थी और पहली क्लास मैंने बुक के बजाय नोट से करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि 85% आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व था। तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर उस टाइम तो आपने 85 बताया था, अब आप 73 बता रहे हो, तो वो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का नहीं था, वो टाइम पीरियड उससे पहले का था, कॉलोनियल पीरियड के दौरान का था। तो टाइम पीरियड का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में जो भी टाइम पीरियड आता है उस हिसाब से आप बताओगे उसे। अब इसका अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूं तो कंक्लूजन ये निकल के आते हैं। पहला कंक्लूजन है एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो सबसे मेन जरिया था काम का लोगों के लिए। अब ये चीज अच्छी है या बुरी है? अगर हम ये देखें कि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है,
तो हम कुछ हद तक कह सकते हैं भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसके कंटेक्स्ट में मैं बाकी और कुछ चीजें देखूं तो ये डाटा हमारे लिए अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था? कोई भी डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री होती है, कोई भी एडवांस्ड कंट्री होती है, उसमें एक चीज देखने को मिलती है, वो ये होती है कि उस देश की बहुत ही कम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। ये एक पहचान होती है डेवलप्ड कंट्री की, कि डेवलप्ड कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम लोग काम करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं। तो इंडिया में जब एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोग काम कर रहे थे तो इसका मतलब है हमारे देश की बैकवर्डनेस को शो कर रहा था। दूसरी चीज, अब ये लोग ज्यादा इसलिए भी थे क्योंकि हमारे देश में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपने 10th में भी पढ़ी हुई है। जब जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं कहीं पे, उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि परिवारों के पास जमीन थोड़ी है, फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा है, जमीन का तो एक टुकड़ा है, परिवार में सदस्य 10 है। अच्छा, दूसरी जगह कोई काम धंधा है नहीं। हमने देखा ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में केवल 10% लोग ही काम कर रहे थे। और हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें देखा था इंडिया में इंडस्ट्रीज थी नहीं, ना के बराबर थी। तो लोगों के पास और कहीं काम मिल नहीं रहा, तो क्या करते हैं, घर पे जो जमीन होती है सब उसी में काम करने लग जाते हैं। तो नुकसान क्या है? जिस जमीन में 1 से 2 लोगों की ही जरूरत है, वहां 10 लोग काम कर रहे हैं। तो देखने में तो ये लग रहा है कि भाई 10 लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो रोजगार कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअल में तो 8 तो बेरोजगार ही है। तो जब मैं ये सारी चीजों को मर्ज करता हूं तो पता चलता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं थी और हमारी इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को ही शो कर दी थी। एक चीज और है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग तो बेशक ज्यादा लगे हुए थे, लेकिन इसका रिटर्न कम मिल रहा था। यानी कि 3/4 से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, लेकिन 50% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था। इनफैक्ट 50% से भी थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा ही था। यानी लोग ज्यादा लेकिन कमाई कम। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर को कमर्शियल फार्मिंग के लिए तो यूज किया ही नहीं जाता था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही होती थी। यानी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की जरूरत को पूरे करने के लिए खेती बाड़ी करते थे, बेचने के मकसद से तो करते ही नहीं थे। इसे इस तरीके का काम नहीं देखा जाता था जिससे प्रॉफिट कमाया जा सके। अगला पॉइंट है आपका इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम था ही नहीं, ना के बराबर काम था। देखो यहां 9% दे दिया, जब आपने वहां देखा तो वो 10.1% था। फर्क कितना है? ये 9% 1947 का डाटा है, वो 1951 का डाटा है। 3-4 साल में इतना 1-2% का ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ही कम थी, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, जैसे आप यहां देख सकते हो। तो ये भी बैकवर्डनेस को शो कर रहा था। थर्ड पॉइंट, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। कोई भी सरकार है वो तीनों सेक्टर को इसी तरीके से ट्रीट करती है जैसे कि कोई माँ अपने बच्चों को ट्रीट करती है। यानी कोई पक्षपात नहीं करना चाहती सरकार। सरकार तो ये चाहती है कि जितना प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हो रही है उतनी ही सेकेंडरी में हो, उतनी टर्शरी में हो। हाँ, समय के हिसाब से हो सकता है किसी से ज्यादा प्यार कर ले, जैसे माँ हो सकता है छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करे, तो थोड़ा बहुत तो चलता है कि भाई अगर हमें डेवलप्ड होना है तो प्राइमरी सेक्टर में थोड़ी सी ग्रोथ कम करके सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा हो जाए, बट ज्यादा पक्षपात नहीं करना चाहती। लेकिन इंडिया में जो ग्रोथ हो रही थी वो अनबैलेंस थी, बराबर ग्रोथ नहीं थी। बराबर ग्रोथ इसलिए नहीं थी क्योंकि सारा का सारा बोझ, सारा का सारा भार प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही था, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर तो अभी शुरू ही हुए थे। देवर इन देयर इन्फेंट स्टेज, नवजात स्थिति में थे, अभी उनकी शुरुआत ही हुई थी। और इंडिया बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी,
एग्रीकल्चर में तो शुरू से ही लोग इन्वॉल्व थे। तो जो बैलेंस ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव होता है, हर सरकार ये चाहती है कि ग्रोथ बैलेंस्ड हो, वो बैलेंस्ड ग्रोथ मिल नहीं पा रही थी। तो अगर इन सारे चीजों को हम एनालाइज करें तो कंक्लूजन में बता रखा है वी गेट अ डिसअपॉइंटिंग पिक्चर। ऐसा रिजल्ट निकल के आता है जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि हमारी देश की ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही थी। इन चीजों के बावजूद कि एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए किया जा रहा था और एग्रीकल्चर की स्थिति भी बहुत बैकवर्ड थी, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड थी। और ये सारी चीजें अल्टीमेटली देश में बहुत ज्यादा गरीबी ला रही थी, बेरोजगारी ला रही थी। तो ये है आपका ऑक्यूपेशनल का 3 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है इसमें से। अगर बनता है तो 3 से ज्यादा का नहीं, तो 3 पॉइंट आपके ये सफिशिएंट है। वैसे मेनली क्वेश्चन अगर इसमें से आएगा ही तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि डायरेक्ट आपसे इस तरीके से पूछे। जनरली डाटा के फॉर्म में पूछ लेते हैं कि आपसे टेबल बना दिया है, ये जो पाई चार्ट बना हुआ है ये पाई चार्ट बना के फिर कह देते हैं कि इनका कंक्लूजन करो। अब अगला टॉपिक जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हमारे इस चैप्टर के 2 ही टॉपिक बचते हैं मेनली, तो वैसे तो 3 बचते हैं लेकिन मेन 2 बचते हैं, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसी स्थिति थी वो देखेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखेंगे, आपने कई बार ये सवाल सुना भी होगा कि क्या अंग्रेजों का राज हमारे लिए अच्छा था या बुरा था, हमें फायदे हुए या नुकसान हुए। और एक अगर आपको ध्यान हो, मैंने चैप्टर के शुरुआत में एक टॉपिक छुड़वाया था फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जब मैंने ये कहा था कि जब हम सारी चीजें पढ़ लेंगे तो फीचर्स अपने आप ही लिख लेंगे। तो ये 3 टॉपिक बचते हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।